नमस्कार साथियों, पुनः मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से मैं हितेंद्र सिंह तंवर आप सभी का अपने यूट्यूब यूट्यूब चैनल शांभवी क्लासेस, जो कि समर्पित है राजस्थान में होने वाली उन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को जिनमें हिंदी व्याकरण की एक अहम भूमिका होती है। साथियों, पिछली कक्षा में हमने संधि का एक मोटा मोटा ज्ञान लिया था और हमने देखा था कि संधि की क्या विशिष्ट संधि कहते किसे हैं। तो मैंने आपको कहा था दो या दो से अधिक वर्णों के उचित या सम्यक या ठीक योग को, मेल को हम से उत्पन्न परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसके बाद हमने संधि की विशेषताएं देखी, संधि की उपयोगिताएं देखी, लाभ क्या है। तो मैंने कहा था कि संधि क्या करती है? भाषा को छोटा करती है, नए शब्दों का निर्माण करती है एवं हिंदी शब्दकोश शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में जो है वृद्धि जो है वो संधि करती है। उसके बाद हमने जो है संधि के भेद पढ़े थे। तो हमने कहा था कि 6 स्थितियां लगभग मोटी मोटी हमारे सामने आई थी। क्या थी? कि स्वर से यदि प्रथम पद स्वर हो, दूसरा पद स्वर हो तो परिणाम स्वर में हो। प्रथम पद स्वर हो, दूसरा पद व्यंजन हो तो परिणाम व्यंजन में हो। प्रथम पद व्यंजन हो, दूसरा पद स्वर हो तो परिणाम व्यंजन में हो। प्रथम पद भी व्यंजन हो, दूसरा पद भी व्यंजन हो, यदि दोनों ही पद व्यंजन हो तब भी परिणाम क्या होगा? व्यंजन होगा। और तीसरा कहा था प्रथम पद विसर्ग हो और दूसरे पद में आपके सामने स्वर हो सकता है, तो क्या होगा? उस व्यंजन का लोप होगा और एक नए स्वर का, एक नए वर्ण का आगम हो सकता है, एक नया वर्ण बन सकता है। व्यंजन होगा तब भी वही स्थिति होगी। इस प्रकार हमने संधि के छोटे और मूलभूत आवश्यकता के जो नियम थे वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने स्वर संधि के गुण देखे, संधि के भेद देखे थे। हमने कहा था संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। उसके अंतर्गत हमने स्वर संधि पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि स्वर संधि का वर्गीकरण 5 आधारों पे किया गया है। 5 वर्गीकरण होते हैं, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। और मैंने आपको कहा था कि आपको यह सीक्वेंस याद रखनी है। क्या? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हमने एक एक संधि को देखा था, उनके नियमों को देखा था कि प्रथम पद में अ आ हो। और सबसे पहले दीर्घ संधि देखी थी कि समान स्वरों का मेल होता है, परिणाम दीर्घ में आता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत अब चलिए हम एक एक संधि को, पांचों संधि को पढ़ ली थी, नियम आपको याद हो चुके होंगे। फिर भी मैं 1 मिनट के लिए आप सभी को वो नियमों की पुनः जानकारी दे देता हूँ। देखिए, स्वर संधि में मैंने कहा था प्रथम पद में अ आ हो, द्वितीय पद में भी अ आ हो, परिणाम आ होगा। प्रथम पद में ई हो, द्वितीय पद में भी ई हो, परिणाम दीर्घ ई में हो। प्रथम पद में उ हो, द्वितीय पद में भी उ या उ हो, तो परिणाम दीर्घ उ में होता है। ये दीर्घ संधि की बात की। उसके बाद गुण संधि में मैंने आपको कहा प्रथम पद में अ आ हो एवं द्वितीय पद में ई या दीर्घ ई हो, परिणाम किस में होता है? ए में होता है। प्रथम पद में अ आ हो, द्वितीय पद में उ या दीर्घ उ हो, परिणाम किस में होता है? ओ में होता है। और प्रथम पद में अ आ हो एवं द्वितीय पद में क्या हो? री हो, तो परिणाम जो है वो अ में आता है। असमान स्वरों का मेल होता है। उसके बाद तीसरी संधि वृद्धि संधि, मैंने कहा था कि प्रथम पद में अ हो, द्वितीय पद में ए हो या अ हो, परिणाम किस में आएगा? अ में आएगा। दूसरी स्थिति प्रथम पद में अ हो या आ हो और द्वितीय पद में ओ या औ हो, तो परिणाम जो है वो किस में आएगा? औ में आएगा। उसके बाद चौथी यण संधि, उसमें मैंने कहा था कि चूंकि इधर सभी स्वर समाप्त हुए द्वितीय पद में, तो यहाँ पे अ आ से आगे हम बढ़े। हमने कहा प्रथम पद में ई या दीर्घ ई हो और द्वितीय पद में असमान स्वर हो, तो परिणाम जो है वह य आदि में आता है। दूसरी स्थिति कि प्रथम पद में उ हो या दीर्घ उ हो एवं द्वितीय पद में असमान स्वर हो, तो परिणाम जो है वो ब आदि में आता है। और तीसरी स्थिति कि प्रथम पद में आपके सामने री हो और द्वितीय पद में आपके सामने असमान स्वर हो, तो परिणाम जो है वो र आदि में आता है। मैंने आदि में जो पीछे शब्द लिखा उसका मतलब समझाया था कि यदि ई हो और सामने अ हो तो क्या होगा? य आ होगा तो या, ऐसे ही उ हो और सामने अ होगा तो व आ होगा तो वाह। जब हम उदाहरण पे समझेंगे तो इसे बहुत अच्छे से और भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अंतिम संधि मैंने कहा था अयादि संधि। 4 स्थितियां वहां पे आई थी कि प्रथम पद में ए हो और द्वितीय पद में असमान स्वर हो, तो परिणाम अय आदि में आता है। दूसरी स्थिति प्रथम पद में अय हो एवं द्वितीय पद में असमान स्वर हो, तो परिणाम जो है वो आय आदि में आता है। तीसरी स्थिति
प्रथम पद में ओ हो एवं द्वितीय पद में असमान स्वर हो तो परिणाम अव आदि में आता है। और चौथी स्थिति कि प्रथम पद में अ हो एवं द्वितीय पद में असमान स्वर हो तो परिणाम जो है वो आव आदि में आता है। आदि में मैंने एक एक चीज को थोड़ा बहुत समझा दिया था और मैंने कहा था जब उस संधि पे आएंगे उस चीज को हम विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। आज जो है हम प्रथम संधि वापस पुनः दीर्घ संधि पे जाते हैं एवं उसके नियमों की एवं उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, तो देखिए पुनः एक बार मैं आपके सामने नियम लिख देता हूं कि वही क्या, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद इक्वल्स टू आपके सामने क्या हो जाएगा, परिणाम। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि प्रथम पद में यदि अ है एवं द्वितीय पद में भी आपके सामने क्या होगा, अ या आ हो, दोनों में से कोई भी हो। चार स्थितियां मैंने आपको गई कक्षा में बता दी थी। परिणाम जो है वह सदैव किस में आएगा, आ में आएगा। दूसरी स्थिति मैंने आपको बताई थी कि प्रथम पद में ई हो और द्वितीय पद में सॉरी ई या दीर्घ ई हो और द्वितीय पद में भी ई या दीर्घ ई हो तो मैंने कहा था कि परिणाम जो है वो हमेशा दीर्घ ई में आता है। तीसरी स्थिति मैंने आपको कहा था कि प्रथम पद में उ हो या दीर्घ उ हो एवं द्वितीय पद में भी आपके सामने क्या होगा, उ या दीर्घ उ होगा। परिणाम जो है आपके सामने किस में आएगा, दीर्घ उ में आएगा। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये यौगिक स्वर कहा जाता है जब मैंने आपको पढ़ाया था। इस प्रकार से आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे तो एक बार ये नोट कर दीजिए, उसके बाद जो है हम इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, आपने नोट कर दिया होगा, ये उम्मीद रखता हूं। अब हम एक एक चीज को देखते चलते हैं और उसके उदाहरणों पे आते हैं। तो देखिए हम पहली स्थिति पे चलते हैं कि प्रथम पद में आपके सामने अ होगा या आ होगा एवं द्वितीय पद में आपके सामने द्वितीय पद के सामने में भी आपके सामने क्या होगा, अ होगा या आ होगा। जैसा कि मैंने कहा परिणाम हमेशा किस में आता है, आ में आता है। अब आप ऐसा करें, मेरे साथ उदाहरण नोट करते जाए। जैसे देखिए मैं समझा देता हूँ एक उदाहरण, एक बार शब्द लिखते हैं उसके बाद हम उदाहरण समझते हैं। जैसे इसको नहीं, जैसे शब्द है क्या, अक्षांश। महत्वपूर्ण शब्द मैं लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे जहाँ जो कि पूछे जाते हैं। शब्द है अंत्याक्षरी, शब्द है अधिकांश, शब्द है गीतांजलि, शब्द है तिलांजलि, शब्द है क्वथनांक, शब्द है दावानल, शब्द है दावाग्नि, शब्द है, इसके सामने हम विच्छेद करेंगे, थोड़ा स्पेस रख देते हैं। ठीक है, शब्द है सावयव, शब्द है सावधान,
शब्द है मुक्तावली। शब्द है मुक्तावली हो गया। शब्द है पुनरावृत्ति। शब्द है पुरावशेष। शब्द है हिमालय। शब्द है हिमाद्री। शब्द है विंध्याचल, सॉरी विंध्याचल नहीं, विंध्याचल। शब्द है हिमाचल। ठीक है, एक बार इतने नोट करें आप, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपने नोट कर दिया होगा। आगे चलते हैं, हम एक एक शब्द को वापस देखेंगे हम। ठीक है, शब्द है गीतावली। शब्द है दीपावली। शब्द है आनंदा तिरेक। शब्द है ध्वंसावशेष। ठीक है, उसके बाद शब्द है दावानल हो गया, दीपावली हो गई, ये हो गया, पथनाक हो गया। हाँ, अपराहन। शब्द है पूर्णांक, क्रमांक। शब्द है उपाध्याय। वैसे ही शब्द है सावधान। शब्द है स्वाध्याय। शब्द है अभयारण्य। ये शब्द शब्द शुद्धि में बहुत पूछा जाता है, हमने हमेशा इसको इस तरीके से पढ़ा है, क्या, अभयारण्य, जो कि पूर्णतः गलत है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अभयारण्य होता है। ठीक है, शब्द है जठराग्नि। शब्द है अपराहन हो गया, पूर्वाहन, ये अच्छे शब्द है कुछ, पूर्वाहन। शब्द है शब्द है छेका पहनूती। ठीक है, ये अच्छा शब्द है, आया हुआ है, अपहनुति। इस शब्द को वापस देखेंगे हम, आराम से इसका विस्तार करेंगे। ठीक है, शब्द है महाशय। ठीक है, इन्हें नोट करो एक बार।
उसके बाद एक दो शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट चलते हैं और हमेशा कंफ्यूज होता है कि ऐसा क्यों हुआ, रामायण और नारायण। ठीक है, उसके बाद कुछ और शब्द हैं, सुषुप्तावस्था, सुषुप्तावस्था, नोट करें इसे। उसके बाद हम सामने ही इनका विच्छेद करते जाएंगे। ठीक है, नोट कर दिया होगा आपने। कुछ और शब्द देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है सौभाग्याकांक्षिणी। सौभाग्य आकांक्षिणी। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है हर्षातिरेक। एक शब्द है देशाटन। एक शब्द है द्राक्षारिष्ट। एक शब्द है द्राक्षासव। एक शब्द है द्राक्षावलेह। एक शब्द है घतानुघतिक। एक शब्द है गतानुगतिक सर्वांगीण। ऐसे ही एक शब्द बनता है महाशय, हो गया। ठीक है, इतने नोट करें। फिर भी यदि आपको लगता है कि उदाहरण कम पड़ रहे हैं, आप मुझे बताइएगा, अपन और भी उदाहरणों की चर्चा इस पे करेंगे। लेकिन जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है, आपने नोट कर दिए होंगे। अब देखिए, पुनः हम शब्दों पे चलते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द में यहाँ पे आपको तोड़ के बताता हूँ। एक शब्द है क्या, अक्षांश। सबसे पहले हमें इस शब्द में ये पता होना चाहिए कि संधि कहाँ हुई है। आपको सबसे पहले यदि ये नहीं पता है कि संधि कहाँ हुई है, तो हमें शब्द को पहचानना नहीं आएगा। समझिए, देखिए परिणाम आ में आया है, तो देखिए अक्षांश, तो देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि संधि किस वर्ण में हुई है। तो ये जोक्षा है, इसमें संधि हुई है। यदि हम इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, अक्ष, अक्ष धन, क्या होगा, अंश, क्या होगा, अंश। देखिए इस क्ष में क्या छिपा हुआ है आपके सामने, अ। धन, यहाँ पे अ आपके सामने सीधा सीधा है, तो मैंने कहा था अ और अ क्या होता है, आ। ठीक है, वैसे ही जैसे अधिकांश, शब्द क्या है, अधिकांश। समझिए इसे। तो देखिए
यहाँ पे संधि हुई है, अधिकांश, देखते ही पता पड़ता है। तो शब्द क्या टूटेगा, अधिक धन। अब यहाँ पे, वहां पे उच्चारण में क्या हुआ है, आंश, लेकिन हमें पता है कि आंश कोई शब्द नहीं होता है। क्या, आंश कोई शब्द नहीं होता है। अब संधि में एक चीज याद रखने जैसी क्या है, ठीक है, एक बार इसे नोट कर दीजिए आप, इसको उसके सामने ही वापस यहीं पे शब्दों को लिख दीजिएगा आप। अक्षांश, ठीक, एक बार इसे नोट कर दीजिए, इसके सामने ही नोट कीजिएगा, मैंने इसको थोड़ा विस्तृत बताया है आपके सामने। तो सीधा आप यहीं पे नोट कर सकते हैं। देखिए, क्या, अक्ष धन अंश, ठीक है। संधि में कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको यदि समझ में आ जाएगी तो आप संधि कभी गलत नहीं करेंगे। संधि की दो शर्तें होती है। एक मुख्य शर्त है, वह क्या है, वह देखिए कि टूटने वाला शब्द हमेशा अपनी सार्थकता रखता हो, किसके मुताबिक, उस जिस शब्द से टूटा है उसके मुताबिक, ठीक है। जैसे जैसे देखिएगा, एक शब्द है कि यही शब्द मैं लूं, क्या, नारायण। नारायण शब्द को यदि मैं लेता हूं तो देखिए, यहां पे शब्द की संधि हुई है। अब कहीं शब्द, कहीं जगह इसको नर कर दिया है, कहीं कहीं इसे नारा किया है, कहीं कहीं इसे नार किया है। अब समझ में ये नहीं आया ना का न कैसे हुआ, ये तो सीधा सीधा पता पड़ जाता है कि यहाँ पे तो गलती है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इस शब्द में संधि हुई तो जो न होता है उसका भी मूर्धन्यकरण होता है। तो मूर्धन्यकरण, जब ने हमने मूर्धन्य व्यंजन पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको मूर्धन्य व्यंजन बताए थे कि मूर्धन्य व्यंजन क्या क्या होते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जब ये शब्द टूटता है तो दो स्थितियां आपके सामने आएगी, या तो नारा आएगा या फिर नार आएगा, और शब्द हो जाएगा अ य, और अण का हो जाता है क्या, न। क्या हो जाएगा, न। अब देखिए न क्यों हुआ, ये मैं आपको व्यंजन संधि में जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा कि ये न क्यों हुआ। एक यहाँ पे मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं, यहाँ पे दो संधियां हुई। दो संधियां कौन सी हुई, एक तो प्रधान संधि यहाँ पे हमने देखी, और जैसा कि मैंने संधि की परिभाषा में आपको समझाया था, क्या, कि दो या दो से अधिक वर्ण, अर्थात जब संधि एक जगह होती है, संधि तो एक मुख्य जगह हुई लेकिन उसका प्रभाव किसी अन्य वर्ण पे भी पड़े, तो अन्य वर्ण पे जो संधि पड़ी उसे क्या कहती है, क्या कहते हैं, गौण संधि। क्या कहते हैं, गौण संधि। तो देखिए, अब इन दोनों शब्दों को, दोनों ही शब्द संधि के हिसाब से, विच्छेद के हिसाब से तो सही है कि नारा भी हो सकता है और नार भी हो सकता है। ये कई नए अभ्यर्थी जिनको हमेशा इसी चीज का कंफ्यूजन रहता है, सर क्या लिखे, या तो नार लिखे या फिर नारा लिखे। तो देखिए, देखिए नारा भी अपने आप में एक मूल शब्द है, ठीक है, और नार भी अपने आप में एक मूल शब्द है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वह मुख्य बिंदु बनता है। अर्थात इस इसका इस अयन से कोई तात्पर्य बनता है या इसका इस अयन से कोई तात्पर्य बनता है, यह बिंदु देखने लायक होती है। तो नारा तो क्या है, एक भाषण हो सकता है, उद्बोधन हो सकता है, या फिर एक पंक्ति है, वह नारा है। और यहाँ पे क्या है, नार, ठीक है। तो नार जो है वह किसके लिए रूप में प्रयुक्त हुआ है, वह भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो नारायण हम उन्हें ही कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे नार लेंगे। तो देखिए क्या समझाया मैंने कि टूटने वाला शब्द जो है, दोनों ही शब्दों का एक आपसी संबंध होना चाहिए। वैसे ही एक और शब्द मैं आपको बताता हूं, जैसे समझिएगा, आप इससे समझ जाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे एक शब्द है, क्या, मुक्तावली, ठीक है, मुक्तावली। अब देखिए यहाँ पे संधि हुई है, ये इतना पता पड़ गया हमें। अब यहाँ पे देखिए, अब शब्द यहाँ पे मुक्त भी टूट सकता है और शब्द यहाँ पे मुक्ता भी हो सकता है।
सामने वही आपके सामने जो शब्द है क्या, अवली। अब क्या है कि एक प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी कि मोटा मोटी शब्दों का अर्थ समझना सीखे, मोटा मोटी जो शब्द है उनका अर्थ समझे। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है, या किसी भी शब्द का अर्थ नहीं पूछेगा, संधि विच्छेद के समय की बात कर रहा हूं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए मुक्त भी सही है और मुक्ता भी सही है। अब कई बच्चे जिन्हें नहीं पता है वो कहेंगे सर मुक्ता क्या होता है। ठीक है, मुक्त तो सीधा सीधा एक शब्द बनता है। अब देखिए, हमें इसका पता होना चाहिए कि अवली का क्या अर्थ होता है, पंक्ति। क्या होता है, पंक्ति, या फिर एक चेन, एक लाइन। ठीक है, तो अब देखिए, एक लाइन होती है जो क्रमशः होती है, सीक्वेंस होता है, एक चेन होती है। अब चेन मुक्त कैसे हो सकती है? यदि मैं कहूं कि 10 अभ्यर्थी खड़े हैं, वो एक श्रृंखला में खड़े हैं, तो वो उसे एक अवली हो गई, विद्यार्थियों की एक अवली हो गई। जैसे हम दीपावली कहते हैं, तो क्या दीपों की पंक्ति होती है, क्या होती है, दीपों की एक पंक्ति होती है। तो वैसे ही यहाँ पे मुक्त कैसे हो सकती है? पंक्ति तो कतारबद्ध होती है, सीक्वेंस होती है, मुक्त नहीं हो सकती। इस मुक्त का तो अर्थ होता है क्या, आजाद। क्या अर्थ होता है, आजाद। और यह जो मुक्ता है, इसका क्या मतलब है, मोती। क्या अर्थ होता है इसका, मोती। तो अर्थ यहां पे स्पष्ट होता है, मोतियों की पंक्ति, मोतियों की एक चेन, मोतियों की एक श्रृंखला। तो यहां पे अब मुझे बताएं आप कि यहां इन दोनों में से क्या सही होगा, मुक्ता सही होगा या मुक्त सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि हमें शब्द का चयन कैसे करना है। शब्द टूटता है वहां पे ये याद रखना है कि इन दोनों का अर्थ इस शब्द के हिसाब से क्या निकलता है। मुक्तावली, मुक्तावली अर्थात मोतियों की माला, मोतियों की पंक्ति, मोतियों की श्रृंखला। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो टूटने को तो दोनों ही टूट सकते हैं, लेकिन सही क्या होगा, यहाँ पे मुक्ता होगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द की जो सार्थकता है, इस शब्द का जो अर्थ स्पष्ट होता है, वह किससे होता है, मुक्ता से होता है, न कि मुक्त से। समझ गए इस शब्द को? तो ये इस शब्द को आगे हम उदाहरण में समझाएंगे ही सही। एक बार आप ऐसा कीजिए, इन सभी शब्दों का विच्छेद करें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, 2 की जगह आप 3 मिनट लीजिए, लेकिन इन सभी शब्दों का आप स्वयं के स्तर पे विच्छेद करें। यहाँ पे गलतियां होगी या वो मैं आपको सुधार दूंगा, बता दूंगा किसमें क्या है, लेकिन एक बार आप स्वयं प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आपको एक शब्द तोड़ के बता दिया है, क्या, अक्षांश। जो नहीं समझ में आए उसे भी एक बार तोड़ने की कोशिश करें, गलत ही सही, आप कोशिश तो करें। आप गलत करेंगे तभी सीखेंगे कि सही क्या होता है। आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे गलत क्या है और सही क्या है। तो एक बार सभी शब्दों को आपने नोट तो कर ही दिया होगा, एक बार पुनः आप उन सभी को का विच्छेद करें। 2 मिनट बाद मैं आपको एक एक बता ही दूंगा, तो आपको पहले ये एक बार आपको मैं ये वर्क देता हूँ, आप कोशिश करें। तो देखिए, उम्मीद करता हूं आपने विच्छेद कर दिया होगा। आपको मैं एक एक शब्द अब विच्छेद करके भी बता देता हूं। जैसे अंत्याक्षरी कैसे टूटेगा, अंत्य धन अक्षरी। सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है कि किसी अक्षर का अंतिम वर्ण। आपने सभी ने बचपन में अंत्याक्षरी खेली होगी कि जैसे कोई एक शब्द का एक अंतिम वर्ण आ गया क, तो क्या होता था, हमें क से गाना गाना पड़ता था। स्कूलों में पढ़ते थे तो वहां पे इंग्लिश की अंत्याक्षरी खेलते थे हम। कोई एक वर्ड दिया उसका, जैसे के है तो के से एक स्पेलिंग बोलनी, इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पे, अंत्यधन अक्षरी। आपको ये तो पता पड़ रहा होगा मुझे उम्मीद है कि संधि कहाँ हुई है। जैसे यहाँ संधि हुई है, उसके अलावा उसके बाद अधिकांश में यहाँ संधि हुई है, गीतांजलि में ये शब्द में यहाँ संधि हुई है। तो जैसे ये शब्द कैसे टूटेगा, अधिक
धन अंश, अधिक धन अंश। मैं आपको मौखिक तौर पे बता देता हूं, किसी शब्द में आपको नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके अलावा भी कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो जिसका आपको किताबों में एक शब्द के कहीं कहीं विच्छेद दे रखे तो आप मुझे उससे पूछिएगा रिलेटेड, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। तो शब्द क्या है? गीतांजलि। अब इस शब्द को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अंजलि यह सही होता है, हमने पढ़ा ये है जबकि ये सही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गीत धन अंजलि। उसके बाद शब्द क्या है? तिलांजलि। क्या हो जाएगा? तिल धन अंजलि। उसके बाद क्वथनांक। किसे कहते हैं क्वथनांक? साइंस के जो अभ्यर्थी है उन्हें पता होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ही है क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव जो है वह गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। कोई पदार्थ जो है अपने द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था को प्राप्त कर देता है, वही क्या होता है? क्वथनांक होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं। उसके बाद दावानल। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में यहाँ पे इसे दावा भी बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूज होने की स्थिति होगी, हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ क्या होता है। ठीक है, दावा भी अपने आप में एक शब्द है और दाव भी अपने आप में एक शब्द है, लेकिन यह जो शब्द बना है क्या? दावानल, अर्थात जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। तो देखिए, तो यहाँ पे जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? दाव होता है। क्या होता है? दाव होता है, न कि दावा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दावधन अनल, अनल यानी कि आग। ठीक है, उसके बाद दावधन अग्नि, सावयव। यहाँ पे प्रथम पद में ही संधि हो गई है, तो ये कैसे होगा? सधन अवयव। उसके बाद सावधान, तो यहाँ पे ऐसा नहीं यहाँ पे कोई विच्छेद करे, यहाँ पे हुआ है सावधान। क्या हो जाएगा? सधन अवधान। क्या हो जाएगा? सधन अवधान। उसके बाद मुक्तावली। क्या हो जाएगा? मुक्ता धन अवली। उसके बाद क्या है? पुरावशेष। क्या हो जाएगा? पूरा। क्या हो जाएगा? पूरा, जिसका अर्थ क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, पूरा धन अवशेष। उसके बाद हिमालय, हिमधन आलय, हिमाद्री, हिमधन। क्या किया होगा आपने? अद्री या आद्री? अद्री होगा। क्या होगा? अद्री यानी कि पर्वत। उसके बाद विंध्याचल, तो क्या हो जाएगा? विंध्य, विंध्याचल ही है ना? विंध्याचल ही है, यहाँ पे भी बिंदी आएगा, विंध्याचल। तो विंध्य धन अंचल दोनों जगह आएगा। उसके बाद क्या है? हिमाचल। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए दो शब्द है, एक अंचल है और एक अचल है, दोनों ही शब्द सही है। ठीक है, जब आप शब्द समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे, सुनने में तो सही है, एक जैसे लगते हैं, तो अचल और अंचल ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, कि अचल का क्या मतलब है और अंचल का क्या मतलब है, तो ये क्या मतलब है ये आपको पता करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, तो हेमधन अचल और विंध्यधन अंचल। उसके बाद गीतावली। क्या हो जाएगा? गीत धन अवली। दीपावली, दीप धन अवली। आनंदातिरेक, तो यहाँ पे संधि हुई है, तो क्या हो जाएगा? आनंद धन अतिरेक। उसके बाद ध्वंसावशेष। क्या हो जाएगा? ध्वंस धन अवशेष। इस शब्द को देखिएगा। ठीक है, इस शब्द में क्या होता है कि शब्द टूटता है अपर धन, यहाँ पे ह हलंत है, लेकिन जब शब्द पुनः टूटता है, एक्चुअली शब्द क्या होता है? अहन होता है। क्या होता है? अहन होता है, न हलंत होता है। इसमें जब संधि होती है, इस र में क्या छुपा हुआ है? क्या छुपा हुआ है? र। तो और यहाँ पे भी क्या है आपके सामने? तो धन क्या, तो क्या बन गया? आ। लेकिन इसका परिणाम जो है वह अंतिम वर्ण पे भी पड़ता है। अक्सर जो है जहां पे भी अंतिम वर्ण न हो, इस प्रकार के कुछ शब्द, और विशेषतः ये जो न है वहां पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कहीं कहीं ये न अण में बदलेगा, कहीं कहीं ये न जो है वो हलंत में होता है, या वहां पे एक किसी स्वर की का जो है वो आगमन हो जाता है। तो होता क्या है?
जैसे ही ये जुड़ता है तो क्या हो गया, अ प र की जगह हो गया रा। तो ये जो न वर्ण जो स्वर रहित है वह क्या हो जाता है इसमें, तो उस वक्त क्या होता है कि जो ह का स्वर है वह किस में निकल ह तो क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है और न में स्वर आ जाता है। तो जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पे जो ह यहाँ पे स्वर युक्त है, यहाँ पे क्या हो जाता है स्वर रहित, और जो यहाँ पे स्वर रहित था वो क्या हो जाएगा स्वर युक्त। तो इस शब्द को की संधि को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ह हलंत है, जबकि जब तोड़ेंगे तब यहाँ पे अहन हो जाएगा। अहन का अर्थ होता है क्या, समय, ठीक है, या वर्ष, ठीक है, समय, सॉरी वर्ष नहीं, समय सही होगा। तो देखें इस शब्द का संधि विच्छेद ध्यान से कीजिएगा। शब्द क्या हो जाएगा, अपर धन। जो ये स्वर रहित दिख रहा है इसमें तो स्वर आ जाएगा, और ये जो स्वर सहित दिख रहा है वह स्वर रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपर धन अहन, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक पूर्ण धन अंक, क्रमांक क्रम धन अंक, उपाध्याय उपधन अध्याय, उसके बाद सावधान सधन अवधान, स्वाध्याय स्वधन अध्याय, अभयारण्य अभय धन, आरण्य नहीं होगा अरण्य होगा, ध्यान रखिएगा। अभय धन क्या होगा, अरण्य। अरण्य क्या मतलब होता है, वन या जंगल, ठीक है। जठराग्नि जठर धन अग्नि, उसके बाद पूर्वाहन, यहाँ पे भी अपराहन की तरह ही बदलाव होगा। क्या हो जाएगा, पूर्व धन अहन, ठीक है। इन दोनों शब्दों को ध्यान से रखिएगा, पूछ सकते हैं और वहां पे गलती नहीं करनी है। उसके बाद महाशय महाधन आशय आशय। उसके बाद देखिए रामायण, ये क्या हो जाएगा जब टूटेगा, तो राम धन, जिस क्या हो जाएगा, राम धन, अण का वापस क्या हो जाएगा, अयन, क्या हो जाएगा अयन। ये क्यों हुआ, ये अब मैं आपको व्यंजन संधि में पढ़ाऊंगा, जब मूर्धन्य व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब हम। उसके बाद नारायण क्या हो जाएगा, नारधन अयन, सुषुप्तावस्था क्या हो जाएगा, सुषुप्त धन अवस्था। उसके बाद सौभाग्याक्षिणी काका, सौभाग्याकांक्षिणी, तो क्या हो जाएगा ये सौभाग्य सौभाग्य, ठीक है। यहां पे ये संधि हुई है, ध्यान रखिएगा। धन क्या हो जाएगा, आकांक्षिणी, सौभाग्य धन आकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षिणी, ठीक है। एक शब्द ये भी होता है, ध्यान रखिएगा, इसे भी नोट कर दीजिए, सॉरी, सौभाग्याकांक्षी। देखिए यहाँ पे इनी प्रत्यय जुड़ता है, जब मैं आपको प्रत्यय समझाऊंगा तब बताऊंगा। इनी प्रत्यय होता है, और इस इनी प्रत्यय से ये जो क्षी है वो, हाँ सही है, नहीं आकांक्षी ही है, नहीं सॉरी, आकांक्षी इस प्रकार का शब्द होता है, ठीक है। उस इनी प्रत्यय के जुड़ने से इस दीर्घ ई का जो है वो लघु ई हो जाता है। उसके बाद हर्षातिरेक हर्ष धन अतिरेक, उसके बाद क्या है देशाटन, क्या हो जाएगा देश धन अटन। उसके बाद द्राक्षा रिष्ट क्या हो जाएगा, द्राक्षा, मूल शब्द क्या होता है द्राक्षा, द्राक्ष नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। द्राक्षा धन अरिष्ट, उसके बाद क्या है द्राक्षा धन आसव, उसके बाद आसव होगा। उसके बाद द्राक्षावलेह क्या हो जाएगा, द्राक्षाधन अवलेह। उसके बाद घतानुगतिक क्या हो जाएगा, घत धन अनुगतिक। उसके बाद सर्वांगीण क्या हो जाएगा, सर्वधन अंगीण, क्या हो जाएगा सर्वधन अंगीन। यहाँ पे भी देखिए अण का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर्वधन अंगीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस शब्द को। उसके बाद और कुछ शब्द इसमें नोट करना चाहे, ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं। अब हम दूसरी चीज कि प्रथम पद में क्या हो, ई हो या दीर्घ ई हो,
और द्वितीय पद में भी आपके सामने क्या हो, ई हो या दीर्घ ई हो, परिणाम जो है वो किस में आएगा, दीर्घ ई में। जैसे शब्द है क्या, शब्द है क्या कपीश्वर, शब्द है क्या मुनीश्वर, शब्द है क्या एक जो आप लिखते हैं क्या रविंद्र, यह शब्द पूर्णतः गलत है संधि की दृष्टि से। ठीक है, शब्द रविंद्र सही कौन सा है, यह सही है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही शब्द है क्या मुनिंद्र, शब्द है अभिष्ट, शब्द है अभिप्सा, शब्द है अभिप्सित, शब्द है विक्षिक। इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं। शब्द है क्या विक्षक, शब्द है कविंद्र, ठीक है, एक बार इन्हें नोट करें। और क्या शब्द हो सकता है इसमें, हाँ, शब्द है क्या परीक्षा, और शब्द एक और बनता है क्या परीक्षित, एक शब्द है क्या अतीत, एक शब्द है क्या अतीब, एक शब्द है क्या अतीन्द्रिय, ठीक है, इसे नोट करें, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कीजिएगा। ठीक है, उसके आगे नोट करें। जैसे शब्द है क्या हरीश, शब्द है क्या गिरीश, शब्द है क्या गिरीश, शब्द क्या है सतीश, शब्द है क्या महतीच्छा, शब्द है क्या शचीन्द्र, शब्द है क्या महेंद्र, ठीक है, नोट करें। एक और शब्द है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, फणींद्र, ठीक है, एक शब्द है क्या रजनीश, एक शब्द है क्या नदीश, एक शब्द है नदीश्वर,
एक शब्द है सुधींद्र। एक शब्द और है, अच्छा शब्द है, पूछा गया है, शीश। ठीक है, तो देखिए, आप इसे नोट कर दिया होगा आपने। अब पहले शब्द पे चलते हैं हम। देखिए, ई या दीर्घ ई हो, दूसरे पद में भी क्या हो, ई या दीर्घ ई हो। परिणाम हमेशा हमें किसमें देखने को मिलेगा, दीर्घ ई में। जैसे ये एक शब्द मैं आपको तोड़ के बता देता हूं, कपीश्वर। तो शब्द क्या होता है, कपि धन। हमें पता है कि ईश्वर में ई कैसा होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, देखिए कुछ शब्द छोटे ही होते हैं, जैसे इच्छा हमेशा छोटी होती है, इष्ट हमेशा छोटा होता है, और इंद्र हमेशा छोटा होता है। ये तीनों ही शब्द छोटे होंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा। उसके अलावा यदि इच्छा की बात की जाए, इच्छा हमेशा बड़ा होगा। उसके बाद ईश्वर हमेशा बड़े होंगे। उसके बाद इप्सा हमेशा बड़ा होगा, ई यानी कि दीर्घ होगा ई। ये कुछ शब्द है जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार आप तोड़ने की कोशिश करें, आपके सभी सही हो जाएंगे। 2 मिनट है, आप खुद विच्छेद करें, उसके बाद मैं एक एक शब्द बता देता हूं। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि आपने विच्छेद कर दिए होंगे। अब एक एक शब्द मैं आपको बता देता हूं। जैसे शब्द है क्या, कपीश्वर, क्या हो जाएगा, कपिधन ईश्वर, कपि में पी ई छोटा, मुनीश्वर, ठीक है, मुनि छोटा हो जाएगा, क्या होगा, मुनि धन ईश्वर बड़ा। उसके बाद रविंद्र, तो क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र। अब ये कैसे छोटा हो कैसे बड़ा है, यह हमें मूल शब्द और शुद्ध शब्द की जानकारी होनी चाहिए। ये शुद्ध शुद्ध शब्द की जानकारी कैसे होगी, आपकी लेखन शैली जैसे जैसे सुधरती जाएगी, आप जितनी लिखने का काम करेंगे, और वहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि हमें किसी शब्द को कैसे लिखा जाता है। तो लिखने का अभ्यास ही आपको शब्दों की शुद्धि का ज्ञान करवाएगा। ठीक है, तो मुनिधन इंद्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिष्ट। तो अभी छोटा, ध्यान रखिएगा, ये जितने भी अभी अति ये सब प्रत्यय होते हैं, और अधिकतम प्रत्यय जो है वह छोटे ही होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिधन, मैंने कहा इष्ट क्या है, छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। अभिप्सा, अभिधन इप्सा, क्या हो जाएगा, अभी धन, क्या हो जाएगा, इप्सा में ई बड़ी। ठीक है, उसके बाद विक्षक, संधि यहीं पे हुई है, क्या हो जाएगा, बी भी एक प्रत्यय है। ठीक है, बी धन क्या हो जाएगा, इक्षक। ठीक है, उसके बाद कविंद्र, क्या हो जाएगा, कविधन इंद्र। उसके बाद परीक्षा, क्या हो जाएगा, परिधन इक्षा, परि में री को छोटी करना है। उसके बाद परीक्षित, परिधन इक्षित। उसके बाद अतीत, क्या हो जाएगा, अति धन इत, अति में भी ई छोटा और इत में भी ई छोटा। ठीक है, उसके बाद अतीव, अति धन इव, इव छोटा होगा। उसके बाद अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय, इंद्र में ई छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हरीश, ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है, टूटेगा तो क्या हो जाएगा, हरिधन ईश। वैसे ही गिरीश क्या हो जाएगा,
गिरिधन ईश, ठीक है। उसके बाद सतीश क्या हो जाएगा, सती धन ईश। सती क्या होगा, छोटा या बड़ा, सती बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। सतीश, सती के ईश है जो, वह कौन, महादेव, ठीक है। महती इच्छा क्या हो जाएगा, महती धन इच्छा क्या हो जाएगा, महती, महती बड़ी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शचींद्र, तो क्या हो जाएगा, शची धन इंद्र, क्या होगा, शची धन इंद्र, शची बड़ी, ठीक है। उसके बाद महेंद्र, महीधन इंद्र। उसके बाद फणींद्र क्या हो जाएगा, फणी, फणीधन इंद्र, फणी में क्या होगा, फणी, फणी में णी बड़ा, ठीक है। रजनीश तो रजनी धन ईश, ई बड़ा, रजनी का भी ई बड़ा होगा। नदी, नदी धन ईश्वर, दोनों ही बड़े होंगे, ठीक है। नदी धन ईश्वर। उसके बाद नदीश्वर, नदी धन ईश्वर। उसके बाद सुधींद्र क्या हो जाएगा, सुधी धन इंद्र, सुधी छोटा ही होगा, ठीक है। ये लिखने की प्रैक्टिस है, आपको कहीं जगह सही करना है। श्रीश क्या हो जाएगा, श्री धन ईश, ठीक है। एक शब्द और है क्या, फणीश्वर, सॉरी फणीश्वर, क्या हो जाएगा, फणी धन ईश्वर, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे शब्द हैं। अब तीसरा हम देखते हैं इसमें, आप कोशिश कीजिए जो शब्द नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। इसके अलावा भी कोई शब्द जो आपने पढ़ा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तीसरा जो नियम है, ऊ हो, और द्वितीय पद में भी ऊ या दीर्घ उद हो, परिणाम क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ में। जैसे शब्द देखें यहाँ पे, कटुक्ति, विदुदय, मंजूषा, वधुक्ति, उसके बाद सरयुमी, कुछ शब्द और बता देता हूं मैं आपको। कुछ शब्द है भूर्ध्व, ठीक है, भूर्ध्व। उसके बाद शब्द है क्या, सुक्ति, ठीक है, एक बार इन्हें नोट करें। एक शब्द है भूपरी, भूपरी, ठीक है। एक शब्द है बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय। एक शब्द है सिंधुर्मी। एक शब्द है चमुत्साह, क्या है, चमुत्साह। ठीक है, नोट कर दिया, आगे चल रहे।
एक शब्द है मधुत्सव, एक शब्द है क्या, वधुत्सव। क्या है, मधुत्सव और वधुत्सव। एक शब्द है क्या, भानुदय। क्या है, भानुदय। एक शब्द है मृत्युपरांत। देखिए, शब्द याद नहीं हो सकते ये कि उदाहरण कई हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कुछ उदाहरण अच्छे से नोट करके लेके आऊं, वो आपको लिखवाऊं, ताकि क्या है जो एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, तो जो पूछे गए हैं आज तक वो सारे, और जो आगे पूछे जाने की संभावना है वो सारे मैं नोट करके लाऊंगा, ताकि आपको एक एक लिखवा दिया जाए। मुझे तो लगभग याद ही है, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। पिछले 10 सालों से इस चीज़ की प्रैक्टिस है। हर शब्द की लगभग मैंने संधि संधि में ही 10,000 शब्द की का अभ्यास कर रखा है, तो मुझे लगभग याद है। एक भ्रांति मन में न रखें कि सर देख के पढ़ा रहे। देख के पढ़ाना, देख के पढ़ाने से मतलब है केवल उदाहरण देख के पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इतने उदाहरण संधि के जो है वो दिमाग में नहीं रहते। मोटा मोटी किसी संधि के 20, 30, 40, 50, 60 उदाहरण में याद रख सकता हूँ। क्या? क्योंकि उदाहरण को याद रखने जैसी चीजें नहीं है। हमें नियम है वो याद रख सकते हैं, परिभाषाएं हैं वो याद रख सकते हैं। उदाहरण कभी भी याद नहीं किए जा सकते, क्योंकि उदाहरण बनाए जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो यदि आप बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि परीक्षा में नहीं आए और ऐसे ही हम उदाहरण नोट करवाए तो मतलब नहीं है। अगली कक्षा से मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे उदाहरण में लिख के आऊं, तो वो आपको नोट करवा दूंगा। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पे ही जो है, इसी बोर्ड पे जो है हम उनका संधि विच्छेद करना सीखेंगे। एक और शब्द जैसे है लघुत्तम। क्या है, लघुत्तम। उसके बाद एक और शब्द है वधूजा। ठीक है, एक शब्द है वधुल्लास। एक और इंपॉर्टेंट शब्द है जो पूछा जा सकता है। क्या है, भूर्जित। ठीक है, तो अब एक शब्द में आपको यहाँ पे विच्छेद करके समझा देता हूं। जैसे शब्द है क्या, कटुक्ति। तो क्या हो जाएगा, कटु धन उक्ति। कटु में ऊ कैसा, ऋस्व, लघु, छोटा। ठीक है, जैसे शब्द क्या है, विदुदय। तो टूटेगा तो क्या हो जाएगा, विदु। विदु छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विदु का मतलब क्या, चंद्रमा। विदु धन उदय। ठीक है, एक बार आप कोशिश करें तोड़ने की, उसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा वैसे शब्द। एक शब्द और भी है, भूष्मा। ठीक है, एक शब्द चमुत्साह, शायद लिखा है या नहीं। हाँ, नहीं लिखा है, ये भी लिखिएगा। चमुत्साह। ठीक है, 1 मिनट का समय है, आप इसका विच्छेद करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको एक एक शब्द बता ही दूंगा। ठीक है, यदि इसमें कुछ संशोधन करना हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पढ़ा बताइएगा।
कि एक साथ उदाहरण करवाएं या कम उदाहरण लिखवाऊं, थोड़े और उदाहरणों की संख्या बढ़ाऊं, क्या किया जाए, आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा। कि संधि ऑनलाइन कक्षा में समझानी मुश्किल नहीं है वैसे तो, लेकिन क्या है कि उदाहरण जो है उसकी एक सीमित संख्या रखनी मुझे लगता है उचित होनी चाहिए, या फिर उदाहरण अधिक से अधिक हो। जो भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ताकि मैं अगली कक्षा में उदाहरणों पे विचार कर सकूं। ठीक है, चलिए अब एक एक शब्द हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। मंजूषा, मंजू धन उषा, मंजू में भी ऊ छोटा और उषा में भी ऊ छोटा आएगा। उसके बाद वधुक्ति, याद रखिएगा वधु हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, एक शब्द है देखिए, दुल्हा बड़ा होता है, दुल्हन छोटी होती है। ठीक है, और वधु बड़ी होती है, वर तो छोटा ही है। उसके बाद श्रीमती भी छोटी बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार हम श्रीमती को इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक है, इन शब्दों का ध्यान रखिएगा। चलिए, वधु उक्ति, वधु बड़ी उक्ति छोटी। ठीक है, सरयू उर्मी, सरयू भी बड़ा, उर्मी भी बड़ा। ठीक है, भूर्ध्व, भू भी बड़ा आएगा, ऊर्ध्व भी बड़ा आएगा। कैसे? भू धन ऊर्ध्व। ठीक है, अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुक्ति, सु छोटा आएगा, उक्ति भी छोटी आएगी। भूपरी, भू बड़ा आएगा और ऊपरी में ऊ छोटा आएगा। याद रखिएगा, दो शब्द होता है, यदि ऊपर शब्द लिखे तो बड़ा होता है, लेकिन ऊपरी शब्द लिखे तो ऊ छोटा होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऊपरी छोटा होगा। उसके बाद बहुउद्देशीय, तो यहाँ पे बहु छोटा हो जाएगा और उद्देश्य भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे इस यहाँ संधि हुई है, ध्यान रखिएगा, ये हलंत द है। ठीक है, उसके बाद सिंधु उर्मी, सिंधु छोटा हो जाएगा और उर्मी बड़ी होती है। चमुत्साह, ठीक है, चमू अर्थात सेना, तो चमू बड़ी होती है, तो चमू में ऊ बड़ा हो जाएगा और उत्साह में ऊ छोटा होगा। उसके बाद मधुत्सव, तो मधु छोटा, मधु छोटा, उत्सव भी छोटा। उसके बाद वधुत्सव, वधु भी, वधु बड़ा और उत्सव छोटा। उसके बाद भानुदय, भानु छोटा, उदय भी छोटा। उसके बाद मृत्यु परांत, तो क्या हो जाएगा? मृत्यु छोटी, क्योंकि मृत्यु से बड़ा जीवन है, ध्यान रखिएगा, एक समझाने की दृष्टि से बताया सिर्फ मैंने। मृत्यु धन उपरांत। उसके बाद लघुत्तम, यहाँ पे संधि हुई है तो छोटा हो, अब जब विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा? लघु धन क्या हो जाएगा? उत्तम। ठीक है, उसके बाद वधुर्जा क्या हो जाएगा? वधु धन ऊर्जा में ऊ बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वधुल्लास, वधु बड़ा, उल्लास छोटा। उसके बाद भूजित, अच्छा शब्द है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यह कैसे होगा? भू धन उर्जित, ऊ बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूष्मा, तो क्या हो जाएगा? भू धन क्या होगा? उष्मा, जब उष्म पढ़ा था तब बताया था उष्मा बड़ा होता है। उसके बाद चमुत्साह क्या हो जाएगा? चमू धन क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है, नोट कर दिए होंगे आपने। अब कुछ शब्द है वो मैं बता देता हूं आपको। एक शब्द है युवावस्था। क्या है? युवावस्था। और एक शब्द है योगीश्वर। ऐसे ही एक शब्द है प्रांगण। ठीक है, जो कंफ्यूज वाले शब्द हैं, जो हिंदी में कंफ्यूज करते हैं, वो मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। एक शब्द है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, एक शब्द है
ब्रह्मास्त्र, प्रांगण, ठीक है। एक शब्द है ब्रह्मांड। देखिए ये 4 शब्द है। ये युवावस्था जो है ये टूटता है युवा धन अवस्था, यह भी शब्द सही है, ठीक है। और एक्चुअली दरअसल होता क्या है वो समझिए। मूल शब्द जो है वह होता है क्या, युवन, और इसमें शब्द जुड़ता है क्या, अवस्था। क्या होता है, अवस्था। जब यह युवन और अवस्था आपस में जुड़ता है तब इस व और अ का जो है वह मेल होता है। और ये जो न होता है, मैंने कहा जब भी ये न होगा, चाहे अंत में होगा, चाहे शब्द शब्द के अंत में हो या द्वितीय पद के अंत में हो, इस न का हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होता है। चाहे तो इस न का लोप होगा, चाहे ये न जो है वो अण में बदलेगा। किसमें बदलेगा, अण में। तो यहाँ पे भी यही होता है कि ये न जो है इस अवस्था, इस स्वर के आते ही यह न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और शब्द किसमें जुड़ता है, व और अ में। तो शब्द क्या बनता है, युवावस्था। क्या होता है, युवावस्था। तो इस शब्द का, कौन से शब्द का, युवावस्था, इस शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, युवन धन अवस्था। युवन धन अवस्था। और दूसरा यहाँ पे मैं युवा भी लिख देता हूं आपके सामने, क्योंकि युवा भी सही है। अब दिमाग में आएगा इन दोनों में से परीक्षा में आ जाए तो कौन सा सही होगा। तो देखिए यदि दोनों ही ऑप्शन आते हैं तो प्रश्न कटेगा, डिलीट होगा। 101% इस चीज की संभावना है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो नीचे देखिएगा ऑप्शन एक और आएगा, अ व ब दोनों, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। यदि उदाहरण में दोनों ही ऑप्शन में दोनों आ जाए तो प्रश्न डिलीट होगा। इस बात की पूरी पूरी संभावना है। 100% प्रश्न डिलीट होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि जो मानक किताबें हैं हमारी बोर्ड की, एनसीईआरटी की, पूर्व में आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें युवावस्था को युवाधन अवस्था ही दे रखा है। तो दोनों ऑप्शन आते हैं तो दो चीज हो सकती है, या तो प्रश्न डिलीट होगा या फिर नीचे ऑप्शन होगा क्या कि अ और ब दोनों सही। इस प्रकार से एक शब्द है योगीश्वर। यह भी मूल शब्द जो होता है वह होता है योगिन। क्या होता है, योगिन धन ईश्वर। क्या होता है, योगिन धन ईश्वर। तो जब संधि होती है इसका तो लोप हो जाता है और इन दोनों शब्दों का, इन दोनों वर्णों की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो यह बन क्या जाता है, योगीश्वर। क्या बन जाता है, योगेश्वर। तो यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, योगिन धन ईश्वर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रांगण। अब देखिए यहाँ पे भी दो शब्द हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक शब्द जो आपने देखा है क्या है, वह है आंगन। क्या है, आंगन। और जब यह चंद्र बिंदु आता है तो मैंने कहा हिंदी की अपनी उपज है क्या, अनुनासिक बिंदु। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक बिंदु या चंद्र बिंदु। तो यह हिंदी की अपनी उपज है। तो जैसे ही जहां पे भी ये चंद्र बिंदु आ जाए तो वह शब्द हमेशा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, दो शब्द होते हैं, एक तो तत्सम और दूसरा क्या, तद्भव। तत्सम उसके जैसा और तद्भव उससे बना, भव यानी कि होना, उससे होना। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द जब हम शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे तब मैं आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये सारे शब्द, संकर शब्द, सभी शब्दों का मैं आपको ज्ञान कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, शब्द टूटता है प्रधन। आंगण कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, इस न का मूर्धन्यकरण हुआ है। हुआ क्या है, शब्द क्या है यहाँ पे, अंगन। क्या होता है, अंगन। और आगे शब्द क्या है, प। देखिए इसमें भी क्या छुपा हुआ है, अ। और यहाँ पे भी क्या छुपा है, अ, अंगन का। परिणाम क्या होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो अ और अ तो क्या हो गया, आ। और इस न का क्या हो जाता है, मूर्धन्यकरण होता है। ये न जो किस है वह किसमें बदल जाता है, अण में। तो यहाँ पे शब्द जो टूटेगा, क्या शब्द क्या टूटेगा, प्रांगण। किसमें टूटेगा, प्रधन अंगन। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मास्त्र। देखिए कई किताबों में ब्रह्म धन अस्त्र दे रखा है,
और कहीं किताबों में ब्रह्मा धन अस्त्र दे रखा है। और वैसे ही एक शब्द है ब्रह्मांड, ठीक है, कहीं किताबों में ब्रह्मा धन अंड दे रखा है और कहीं किताबों में ब्रह्म धन हाँ सॉरी, अब देखिए दो शब्द हैं, दोनों ही शब्दों की अपनी एक सार्थकता है। क्या है? देखिए ब्रह्मास्त्र जो हमने देखा है, जो हमने सुना है कि इस ब्रह्मास्त्र को यदि इस शब्द का यदि विघटन किया जाए, इस शब्द को पूर्ण रूप से समझा जाए तो इसका अर्थ निकलता है ब्रह्मा का अस्त्र। तो यहाँ पे दोनों ही शब्द वैसे सही है, लेकिन यदि ऑप्शन आ जाए कोई एक शब्द यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़े तो वहां पे आप नोट कीजिएगा क्या? ब्रह्मा धन अस्त्र। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र जो है वह ब्रह्मा जी का अस्त्र था। तो शब्द की शुद्धि, सही शुद्धि क्या हो जाएगी? ब्रह्मा धन अस्त्र। और वहां पे ब्रह्मांड यदि शब्द आए तो ब्रह्मांड में शब्द जो है वह सही होगा क्या? ब्रह्म धन अंड। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रह्मा शब्द जो है वह मूल शब्द नहीं है। ब्रह्म से अर्थ है यह संपूर्ण चराचर। तो एक शब्द है क्या? चराचर। इसका मतलब क्या होता है? चर धन अचर, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि जो जिसमें चाहे सजीव भी हो निर्जीव भी हो, चर और अचर, अचर यानी कि जो नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्म धन अंड ज्यादा सही होगा और यहाँ पे ब्रह्मा धन अस्त्र ज्यादा सही होगा, ठीक है। इन शब्दों को नोट कर दीजिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।